कि नहीं सिर्फ आर्टिकल 370 आया, अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ गुड लॉट एंड बैड लॉट, कैसे चीजें चेंज करती हैं। आर्टिकल 370 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से 1954 में 35A लाया गया और 35A को प्रेसिडेंशियल असेंट जो दिया गया, दैट वाज डन विदाउट पार्लियामेंट्री डिबेट। उस पर पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुई। आजकल बहुत चर्चा होती है डेमोक्रेसी की, आजकल बहुत चर्चा होती है प्रजातंत्र की। आप 370 में 35A प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लाते हैं और आप उसकी डिबेट तक नहीं करते हैं, बाईपासिंग द यूजुअल पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। वह 35A लागू हो गया और वह 35A क्या था? वह 35A डिफाइन करता था कि जम्मू कश्मीर में कौन जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा, हु विल बी दिस स्टेट सिटीजन, और जम्मू कश्मीर के दृष्टि से उसी को नागरिक माना जाएगा जो 1944 के पहले रहा करते थे। बाकी किसी को भी स्टेट का सिटीजनशिप, स्टेट की डोमिसाइल नहीं दी जाएगी। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक देश में दो विधान हो गए थे, दो प्रधान हो गए थे, दो निशान हो गए थे। तो एक काम दिया प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को, और वह हम सबको धारा 370 के रूप में देखने को मिला और पिछले दरवाजे से 35A देखने को मिला। और इसके माध्यम से मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि जो POK से आए हुए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से जो आए, वह शरणार्थी भी जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं बन सके। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि आप देखिए, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ आर्टिकल 370। इस पर कभी चर्चा नहीं हुई, और मैं इसलिए कहता हूं कि संविधान ने क्या क्या जर्नी देखी है वो हमको समझना चाहिए। 106 laws passed by the Indian Parliament were not applicable in Jammu and Kashmir. 106 laws passed by the Parliament of India were not applicable in Jammu Kashmir, which includes Prevention of the Atrocities Act, Human Rights Act. Atrocities of Human Rights वो भी इंक्लूडेड नहीं था। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पॉक्सो वाज नॉट इंप्लीमेंटेड इन जम्मू कश्मीर, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वुमेन प्रॉपर्टी राइट वाज नॉट इंप्लीमेंटेड, जिसके सबसे बड़े वोकल एडवोकेट जवाहरलाल नेहरू थे। दैट वाज नॉट एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। और आपको जानकर के यह भी आश्चर्य होगा कि अगर कश्मीरी बहन किसी नॉन कश्मीरी से शादी हो जाए तो वो भी प्रॉपर्टी राइट से वंचित हो जाती थी। यह स्थिति आकर के खड़ी। और जो राजीव गांधी जी ने 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट लागू किया, वह भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था। दैट वाज आल्सो नॉट एप्लीकेबल ऑन जम्मू एंड कश्मीर। गुजर बकरवाल को रिजर्वेशन नॉट एप्लीकेबल। रिजर्वेशन टू ST, आज हम सब लोग बड़े चैंपियन बनते हैं SC ST। कहां चुप रहे सब? कहां क्यों नहीं बोल पाए ST के रिजर्वेशन के बारे में? क्यों नहीं बोल पाए गुजर बकरवाल के रिजर्वेशन के बारे में? मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए हमारे यहां इस देश में 3 प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री हुए। मनमोहन सिंह जी वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, वो यहां आकर के प्रधानमंत्री बने। IK गुजराल वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, वो यहां पर प्रधानमंत्री बने। हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी जी वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, वो यहां पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से आया हुआ व्यक्ति जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता था। वो विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता था। यह आर्टिकल 370 की देन थी।
जिसके बारे में अभी भी लोग बोलते हैं कि आर्टिकल 370 को वापस लाना चाहिए। वो आर्टिकल 370 क्या देता था? यानी वो पंचायत का चुनाव न लड़ सके, विधानसभा का सदस्य न बन सके, विधानसभा में वोट न दे सके। दे वर नॉट अलाउड टू गिव वोट्स। ये स्थिति आकर के खड़ी थी और ये आर्टिकल 370 के तहत हम लोगों को देखने को मिला। आपको जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि जम्मू कश्मीर में पंजाब से सफाई कर्मचारियों को लाया गया और उनको बसाया गया और उनको कहा गया कि आपको यहां पर हम जम्मू कश्मीर की नागरिकता देंगे। आप आश्चर्य करेंगे उपसभापति जी कि उनको इतने सालों तक सिर्फ सफाई कर्मचारी की ही नौकरी का अधिकार था। बाकी उनका बेटा न डॉक्टर बन सकता था, न इंजीनियर बन सकता था, न वो एडमिशन ले सकता था। आप देखिए कि कानून को की धज्जियां इस आजाद भारत में, अगर हम ग्लोरियस जर्नी ऑफ 75 इयर्स की चर्चा कर रहे हैं तो ये बातें सामने आनी चाहिए कि सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई कर्मचारी बन सकता है। He will not get admission in engineering college. He will not get admission in in medical institutions, and he will not get any reservation for any services in Jammu Kashmir. यह स्थिति ला करके खड़ी की। मैं धन्यवादी हूं इस पार्लियामेंट का और अगेन आफ्टर द बैड लॉट वी गॉट द गुड लॉट, and at the good lot on 5th of August 2019 abrogated Article 370, निरस्त कर दिया। मुझे याद है पुराने हॉल में सब लोग आके यहां बैठे हुए थे धरने पर। इतिहास इस बात का गवाह है कि आप किस कानून के लिए धरना दे रहे थे, किस कानून का विरोध कर रहे थे, किस लिए विरोध कर रहे थे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत फिर से बधाई देता हूं कि उनके सूझबूझ के कारण आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, पार्ट एंड पार्सल बन गया। यह हमको ध्यान रखना। अभी कल हमारे आदरणीय खड़गे जी अब कहते हैं कि हम इमरजेंसी की चर्चा करते हैं। भाई आपने 25 साल में ये तोहफा दिया संविधान में, 25 साल का पहला तोहफा आपकी तरफ से आया, हम चर्चा क्यों ना करें? आप कहते हैं कि अब कल अभिषेक मनु सिंघवी जी कह रहे थे अरे भाई हमने माफी मांग ली, माफी हो गई, आप इमरजेंसी को छोड़ दीजिए। हम कैसे मान लें? अभी इमरजेंसी को आए हुए 50 साल अगले साल हो जाएगा। 25 तारीख को लोकतंत्र विरोधी दिवस मनाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी उसमें शामिल हो, इस बात का हम आह्वान करते हैं। वो 50 साल हम इमरजेंसी के प्रजातंत्र का गला घोटने का कुत्सित प्रयास हुआ। अगर आपके दिल में कहीं भी उनके प्रति कोई रहम है, अगर आपके दिल में कहीं कोई प्रायश्चित है, तो मैं आह्वान करता हूं और आपको बिफोर टाइम बताता हूं, 25 जून 2025 जरूर आप लोकतंत्र विरोधी दिवस में शामिल होइए और उसके बारे में आप चर्चा कीजिए। अब उसमें भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, इमरजेंसी किस लिए लगी? देश को खतरा था क्या? देश को खतरा था क्या? नहीं, देश को खतरा नहीं था, कुर्सी को खतरा था। किस्सा कुर्सी का था, कुर्सी को खतरा था और इसके चलते सारा देश अंधकार में डाल दिया गया। और 25 जून 1975 को प्रेसिडेंशियल असेंट के द्वारा आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनल डिस्टर्बेंस बताते हुए फंडामेंटल राइट्स को 19 और 21 आर्टिकल को निलंबित कर दिया गया और उसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग नीसा और डीआईआर में बंदी हुए 22 महीने के लिए, 1 लाख से ज्यादा।
और मुझे ये गौरव के साथ कहना होता कि उस समय के जनसंघ और उस समय के आरएसएस के लोग, उसमें कम से कम 75,000 से ज्यादा हमारे लोग थे जो जिनको बंदी बनाया। प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हम सब लोगों ने अपने आप को आत्मसात करते हुए, और मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि जहां 1 लाख से ज्यादा लोगों को मीसा और डीआईआर में बंद किया गया। अब देखिए, ये जर्नी में बातें आती हैं तो ध्यान में रहती है। मनोज जी बैठे हैं, हमारी मीसा भारती जी पहले सदस्य रही हैं यहाँ की, आजकल लोकसभा की सदस्य हैं। आप लोगों को मालूम नहीं होगा उनका नाम मीसा क्यों पड़ा। मैं छात्र था, I was the student of intermediate at that point of time in Patna. I was twice arrested from the class. हम पढ़ने गए थे, हमको क्लास से अरेस्ट किया गया, हमने वो भी दिन देखे। लेकिन मीसा नाम क्यों पड़ा? इसलिए क्योंकि लालू जी जब मीसा बहन पैदा हुई तो वो जेल में थे, मीसा में बंद थे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद थे। आज ठीक है, साथ साथ है, समय का फेर है, ये भी ग्लोरियस जर्नी का पार्ट है। मैं यहां एक बात और कहना चाहता हूं। आजकल इस बात की भी बड़ी चर्चा होती है कि मीडिया का गला घोटा जा रहा है। कल गोदी मीडिया कह दिया गया, कल और कुछ कह दिया गया। अरे आपको मालूम नहीं है मीडिया का तपस्या? आप जरा 1975 के इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन के आप एडिटोरियल्स निकाल करके देखिए, ब्लैंक है, ब्लैंक, और वो डट के खड़े रहे। आज हम भूल नहीं सकते स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी को, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को कहा था कि लोटा लेकर के आया था, लोटा लेकर के चला जाऊंगा, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए अपना जीवन सर्वस्व कर दिया। आप मॉडर्न इंडिया में दूसरा है सर, इनका तपस्या का डेफिनेशन दूसरा है। आप देखिए कैसे लोग थे जिन्होंने, बहादुर शाह जफर मार्ग में अंधेरा छा गया था, सेंसरशिप लग गई थी, कुछ लिखने के पहले सेंसरशिप से उसकी क्लियरेंस चाहिए थी। मीठी मीठी लिखो, खट्टी खट्टी बंद करो। और आज आप गोदी मीडिया की बात करते हो। हमें मीडिया को सैल्यूट करना चाहिए। जब समय क्राइसिस का आया तो मीडिया खड़ा रहा, डट करके खड़ा रहा, और उसने इमरजेंसी को विरोध। और आप देखिए, आपकी कुर्सी खतरे में पड़ी। आपने 39th, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी का पार्ट है, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 आप लेकर के आ गए। और क्या कहा आपने, उपसभापति जी? उसमें कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और हमारे प्रधानमंत्री जी, इनके इलेक्शन को कोई चैलेंज नहीं करेगा, कोई चैलेंज नहीं करेगा। आप बताइए ये ब्लैक लॉ था कि नहीं था? आप बताइए ये बैड लॉ था कि नहीं था? क्या आप जुडिशियल स्क्रूटनी से अपने आप को निकाल रहे थे? और उसमें भी देखिए फिर आपने क्या कहा कि अमेंडमेंट विल बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, पीछे से लागू होगा। यानी अपने करतूतों को छुपाने के लिए और करतूतों से बचने का तरीका ढूंढने का काम किया। और उसके बाद आप देखिए, आप यहीं पर रुक जाते तो भी हम समझते। आप 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 लेकर के आ गए। वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 क्या था? वो उसके इतनी फार रीचिंग इफेक्ट थे, इतने फार रीचिंग इफेक्ट थे कि इट वाज ऑलमोस्ट लाइक द रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज ऑलमोस्ट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन and it made the constitution unrecognizable। आज हम संविधान निर्माताओं की चर्चा करते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को चेंज करने का प्रयास किया है, कुत्सित प्रयास किया है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने का प्रयास किया है। और अमेंडमेंट क्या लाए? दैट प्रिवेंटेड जुडिशरी फ्रॉम एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फ्रॉम बीइंग
called in question in any court on any ground. हमारे संविधान निर्माता कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर पर चर्चा कर रहे थे, हमारे संविधान के निर्माता फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा कर रहे थे, और उन्होंने इंश्योर किया, और यहां जुडिशियल रिव्यू में जुडिशरी को कर्टेल करके एक ही स्ट्रोक में फैसला कर दिया कि कोई भी फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का वह कोर्ट के किसी भी ग्राउंड पर वह कोर्ट में से की स्क्रूटनी से बाहर रहेगा। और इतना ही नहीं, इट रिस्ट्रिक्टेड द कोर्ट्स टू इशू ऑर्डर्स एंड इंजंक्शंस। ये सारे का सारा उसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया। और देखिए आपने प्रीएम्बल के साथ भी छेड़छाड़ कर दी, प्रीएम्बल के साथ भी उसमें सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड जोड़ दिया। हाँ, जोड़ना चाहिए था, लेकिन आपने अगर संविधान पढ़ा होता और संविधान के निर्माताओं के आकांक्षाओं को समझा होता तो आपने नहीं जोड़ा होता। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या लिखा? अंबेडकर ने लिखा, देयर वाज नो नीड टू इंक्लूड द टर्म सेक्युलर as the entire constitution embodied the concept of secular state, which meant no discrimination on grounds of religion and equal rights and status of all citizens. अब आप बताइए, संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ने स्पष्ट लिख दिया था कि सेक्युलर शब्द की जरूरत नहीं है, चर्चा हुई थी संविधान सभा में, इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन आपने सोचा कि अब हम करते आए हैं कि हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करें, हम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करें, एक के साथ दो साधें और वोट बैंक की पॉलिटिक्स में माइनॉरिटीज को प्लीज करें। अरे जो संविधान निर्माताओं ने कहा कि हमारे में रचा बसा है, उसके बारे में आप सेक्युलर शब्द क्यों जोड़ रहे हो? यह संविधान के निर्माता ने लिखा। उसी तरीके से सोशलिस्ट के बारे में क्या लिखा डॉक्टर अंबेडकर ने? On the inclusion of the term socialist, he said, it is against the very grain of democracy to decide the constitution that what kind of society the people of India should live in. ये हमारे डेमोक्रेसी के मूल चरित्र को चैलेंज करता है कि ये भारत के लोग किस तरीके के सोसाइटी में लिव करना चाहे, रहना चाहे, ये वो तय करेंगे, ये हम नहीं तय करेंगे और ये संविधान नहीं तय करेगा। ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। लेकिन आपने अपने आप को प्रोग्रेसिव बताने के लिए, अपने सेकुलर शब्द माइनॉरिटीज को अपीजमेंट करने के लिए और सोशलिस्ट शब्द अपने आप को प्रोग्रेसिव बताने के लिए, लिटिल लेफ्ट टुवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर, इसको बताने के लिए आपने सोशलिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया। और उसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप यहीं पर नहीं रुके, आपने जुडिशरी, कल मैडम निर्मला सीतारमण जी ने सीएम स्टीफन का वक्तव्य पढ़ा है, यहां पर क्या अहंकार दिखता है उस वक्तव्य में, किस तरीके से जुडिशरी को एक तरीके से प्रताड़ना करने का शब्दों का उपयोग किया गया है, आर्म्स ट्विस्टिंग की गई है, धमकी दी गई है, और धमकी देकर के, और वो भी पार्लियामेंट के अंदर। आप भी कोई हमारे बीजेपी के नेता का उद्धृत कर दे वर्णन जिसमें हम लोगों ने कभी जुडिशरी पर कुछ कहा हो। आर्म ट्विस्टिंग की गई। और देखिए आपने क्या किया कि आपने जो हिज होलीनेस केशवानंद भारती और स्टेट ऑफ केरला 1973 का जो जजमेंट था, 13 जजमेंट में से 7-6 पर जो जजमेंट था, जिसमें उन्होंने द बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कहा, द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक स्ट्रक्चर, द रूल ऑफ लॉ, द सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड द फंडामेंटल राइट्स, ये बेसिक स्ट्रक्चर हैं, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। उन्होंने संविधान की रक्षा तो कर ली, जिन जजेस ने फैसला दिया उन्होंने संविधान की, सभापति जी, रक्षा कर ली, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि वो अपनी रक्षा नहीं कर पाए। और आपको मालूम होगा कि जब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सेफगार्ड अगेंस्ट द आर्बिट्ररी अमेंडमेंट्स पर्टिकुलरली रेलेवेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ऐसी बातों को ध्यान में जब रखा गया तो 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस J.M. शेलार,
जस्टिस के.एस. हेगड़े और जस्टिस A.N. ग्रोवर, who had upheld the basic structure, उनको सुपरसीड करके A.N. रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। इतिहास को पुख्ता करना ये हमारी जिम्मेवारी है सभापति जी। आपने माना, बहुत बड़ी बात है, आपने एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के केस में, जिसमें यह फैसला किया गया कि एचआर खन्ना ने डाइसेंटिंग नोट दिया और उन्होंने कहा कि लाइफ, राइट टू लाइफ और प्रॉपर्टी, इसको फंडामेंटल राइट्स माना जाता है और यह इमरजेंसी में कर्टेल नहीं होगा। तो आपने जस्टिस एचआर खन्ना को भी चलता कर दिया और वो जब उनकी चीफ जस्टिस बनने की बारी आई तो उसको भी सुपरसीड कर लिया। इस तरीके से आपने जुडिशरी को किस तरीके से आपने रोक करके रखा, वह भी हमको ध्यान में रखा है। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि जुडिशरी को आपने कर्टेल तो किया ही, लेकिन नाउ आई विल टॉक अबाउट द 44th अमेंडमेंट एक्ट और उसमें हमने इमरजेंसी के कारण को रीडिफाइन किया और इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पर हम लोगों ने आर्म्ड रिबेलियन को कॉज माना इमरजेंसी का। उसी तरीके से हम लोगों ने यह भी कहा कि कैबिनेट के साथ साथ पार्लियामेंट का भी असेंट चाहिए और वो भी 1 महीने के अंदर चाहिए। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द बैड लॉट एंड द गुड लॉट। Sir, but bad lot voted with the good lot. Bad lot voted with the good lot. मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 352 जिसके बारे में कल सुधांशु भाई ने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की, अन्य वक्ताओं ने भी चर्चा की, लेकिन ऑन रिकॉर्ड तो लाना ही पड़ेगा ना कि आज आप वन नेशन वन इलेक्शन से बड़े विरोध में खड़े हो रहे हैं। ये आपके कारण वन नेशन वन इलेक्शन लाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने जो 1952 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन था, उसको आपने आर्टिकल 352 लगा करके स्टेट्स को बारंबार चुनी हुई सरकारों को गिरा करके आपने कई राज्यों में अलग अलग चुनाव की परिस्थिति ला करके खड़ी कर। आर्टिकल 356, आई एम सॉरी, I stand corrected, Article 356. Now, Article 356 have been used 90 times. Nehru ji used 8 times. Indira Gandhi ji used 50 times, half a century. Rajiv Gandhi ji used 9 times. Manmohan Singh used 10 times. आप बताइए, संविधान की ग्लोरियस जर्नी में ये बातें आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए कि आपने किस तरीके से चुनी हुई सरकारों को एक बार नहीं बारंबार गिराया और इस तरीके से देश को हर तरीके से मुसीबत में डालने का काम किया। मैं यहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात भी करना चाहता हूं। जब मैं माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात करना चाहता हूं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने उस समय चर्चा में राजीव गांधी जी के बारे में कहा था, ये 21वीं शताब्दी, प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस, प्रोग्रेसिव। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के केस में फैसला दिया, एक इंदौर की महिला को कंपेंसेशन के रूप में उसको तलाक के बाद उसको जीवन यापन के लिए उसका फैसला हुआ। आपने उस समय के मुस्लिम क्लर्जी के और उनके दबाव में आकर के आपने शाहबानो केस के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लेकर के आए और पार्लियामेंट में आप अमेंडमेंट लेकर के आए जिसमें आपने राजीव गांधी जी के नेतृत्व में
अपीजमेंट को ध्यान में रख करके, वोट बैंक की पॉलिटिक्स को ध्यान में रख करके ये फैसला लिया गया। और मैं यहां एक बात और जोड़ देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलता था कि ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए, ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए। आप में करेज नहीं था, आप में हिम्मत नहीं थी, आप वोट बैंक पॉलिटिक्स से दबे हुए थे, आप अपीजमेंट से दबे हुए थे, आप अपीजमेंट को नरिश कर रहे थे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिनकी दूरदृष्टि और पक्के इरादे से ट्रिपल तलाक को समाप्त किया गया और हमारी मुस्लिम बहनों को मेन स्ट्रीमिंग करने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और यह भी ग्लोरियस जर्नी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की यात्रा में लिखा जाएगा कि किस तरीके से। और ट्रिपल तलाक के बारे में आपके माइनॉरिटीज्म और आपकी अपीजमेंट कहां तक पहुंची है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा हाउस को बताना चाहता हूं। सभापति जी, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन बांग्लादेश, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन पाकिस्तान, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन अफगानिस्तान, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन सीरिया, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन इंडोनेशिया। These are all Muslim declared, constitutionally Muslim declared states, Islamic states. यहां ट्रिपल तलाक नहीं है, लेकिन हमारा सेकुलर का वर्जन देखो कि हम यहां पर अपने मुस्लिम माइनॉरिटी अपीजमेंट को ध्यान में रख करके ट्रिपल तलाक को चढ़ाए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा था कि नहीं, लेकिन अगेन the good Lord gets the credit that it was Prime Minister Narendra Modi ji which finished the triple talaq and brought the Muslim sisters into the mainstream. अभी मैं कुछ बाउंड्रीज के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। संविधान के दृष्टि से मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सीडिंग ऑफ टेरिटरीज का सवाल आता है, the Congress party has neither been protecting India's sovereignty and territorial integrity, nor combating efforts to reduce India's influence in our neighborhood. I start with Jammu Kashmir. In 1949, although our valiant military had achieved success on the battlefield, a ceasefire was accepted by Pandit Nehru. That is why even today we have Pakistan occupied Kashmir. ये आपका योगदान है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा, and the House must be aware also, that the House is also aware that China had occupied 38,000 square kilometers of Indian territory and received through an illegal transfer of another 5,180 square kilometers from Pakistan. China could do this because Jawaharlal Nehru neglected defense preparations, including the broader border infrastructure, and was diplomatically naive. We all know that this occupation has been consistently underplayed by Congress to protect their leader's image. हमेशा अंडरप्ले करने की कोशिश हुई है। अगर मैं म्यांमार की बात करूं, where Myanmar was concerned, the circumstances regarding to the transfer of our control on Coco Islands in 1950s remains unclear even today. अभी तक unclear रहता है। We also have seen a record of unconcern about the developments that impinge on our national security. Between 2008 and 10, we stood by silently as China built it, the Hambantota port in Sri Lanka. Members would appreciate the significance of this development for India's interests. In Maldives, an anti-Indian movement in 2012 led to the exit of Indian investment in key sectors. This too was always not countered by the Congress. अब मैं अगर कच्ची द्वीप आइलैंड्स की बात करूं, कच्ची द्वीप आइलैंड्स के बारे में आपने संविधान को फिर बाईपास कर दिया। यू हैव बाईपास्ड। संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है दैट
पहले तो हम कच्चीथीवू के बारे में बताऊं कि कच्चीथीवू इज एन आइलैंड विच वाज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ तमिलनाडु बिफोर इट सीडेड टू श्रीलंका इन 1974। मिसेस गांधी ने 1974 में कच्चीथीवू को यूनिलैटरली दे दिया टू श्रीलंका एंड द ट्रांसफर वाज एग्जीक्यूटेड without amending the Constitution of India, without amending the Constitution of India, raising significant constitutional and legal questions. अब देखिए Article 1, yes. Now violation, Sabapati ji, violation of Article 1 of the Constitution. Article 1 of the Constitution क्या कहता है? Transferring of any part of Indian territory to another country requires a constitutional amendment under Article 368 as it results in altering the territory of India. However, no such amendment was made for the transfer of कच्चीथीवू। ये स्थिति ला करके खड़ी की गई। मैं अगर बाउंड्रीज की बात करूं तो एक चर्चा और करना चाहूंगा। इंडिया बांग्लादेश, तिरुचि जी, he is not yielding. He is not yielding. Are you yielding, sir? चलिए, Okay. Tiruchi Shiva. Sir, when the Kachiti was considered to Sri Lanka, the DMK was in power in Tamil Nadu and allegations have all been raised. But the DMK passed a resolution in the assembly that Kachiti should not be ceded to Sri Lanka, and our members also here have opposed that when whoever in parliament side. So DMK cannot be charged at any point of time that we were only silent spectators. Honorable Leader of the House. Sir, I take the words of Tiruchi Shivaji, but now it's a time to rethink association with Indian National Congress also. I'm talking about land boundaries agreement with Bangladesh. India and Bangladesh land boundary agreement was signed on 16th May 1974 between the two countries to resolve the long-standing border issues. अब मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूं कि that needed the ratification. From 1974 till 2015 there was no ratification. कोई ratification नहीं हुआ. और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कमिटमेंट, दो बातों का कमिटमेंट, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का और दूसरा समर्पण, कमिटमेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन. That it was in 2015 that the government finalized the agreement and the international agreement of territorial changes was agreed upon and ratified by the parliament. जब मैं respect for federalism कहता हूं तो the central government मोदी जी के नेतृत्व में had consultations with Tripura, with Assam, with Meghalaya, with West Bengal. एंड सबकी कंसेंट लेने के बाद लैंड बॉर्डर का एग्रीमेंट हुआ एंड अप्रोक्सीमेटली 111 Indian enclaves in Bangladesh and 51 Bangladeshi enclaves in India, they were resettled and 50,000 population was brought under the agreement और उनको इससे सहायता मिली. तो आप देखिए, bad lot 1974, good lot 2015 when the agreement is done and ratified. अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये बात भी तो सच्ची है ना कि आप तो असम को एक तरीके से आप दे चुके थे. जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था अवर हार्ट गोज विद द पीपल ऑफ आसाम. चला गया था. आज आप डेमोक्रेसी के चैंपियन बनते हैं, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए. लेकिन आप, और अगर उस समय बोरदोलोई साहब नहीं होते और अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो शायद यह भी हम सबको देखना संभव नहीं होता. और मैं एक चर्चा और करना चाहूंगा. वो चर्चा मैं रिजर्वेशन की करना चाहूंगा.
और रिजर्वेशन की 2-3 बातों की चर्चा की है। एक रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड्स, एक रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज, ये 2 तो हैं ही, और एससी रिजर्वेशन। अब मैं आपका बाबा साहब अंबेडकर के साथ कैसा संबंध था ये हम सब लोग जानते हैं, दुनिया जहान को मालूम है, मैं उस पर बहुत चर्चा नहीं करूंगा। आपने एक बार नहीं बारंबार उनको चुनाव में हराने का प्रयास किया। किस तरीके से वो वेस्ट बंगाल से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए वो भी आप हम सबके ध्यान में है। आप किसको चेयरमैन बनाना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और कैसे गांधी जी ने हस्तक्षेप किया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो चेयरमैन। लेकिन सभापति जी, अब बैकवर्ड की by using the word backward में committee is not yielding. Jairam ji, leader of the house, is not yielding. ठीक है, I'll do that. But using the word backward. Nothing will go on record. Who are you? The Constituent Assembly ने बैकवर्ड के बारे में कहा कि रिजर्वेशंस जनरली टू द डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज, और अंबेडकर जी ने कहा कि मेरिट को भी ध्यान में रखना चाहिए और डिसएडवांटेज कम्युनिटीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। देयर शुड बी ए बैलेंस, और रिजर्वेशन को लागू करना चाहिए। अब नेहरू जी के व्यूज क्या थे, मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। नेहरू जी के व्यूज क्या थे, जो उन्होंने लेटर लिखा चीफ मिनिस्टर्स को 27 जून 1961। पंडित नेहरू ने लिखा, आई हैव रेफर्ड अबव द एफिशिएंसी एंड टू गेटिंग आउट ऑफ आवर ट्रेडिशनल रट्स, रिजर्वेशन को ट्रेडिशनल रट्स। This necessitates our getting out of the old habit of reservation and particular privileges being given to the caste of this group or that group. The recent meeting we held here, at which the chief ministers were present to consider national integration, laid down that help should be given to economic considerations and not to the caste. It is true that we have tied up with certain rules and conventions about helping the scheduled castes and tribes. They deserve help, but even so, I dislike any kind of reservation, more particularly in services. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. Backwards were called as second-rate standards. I want my country to be first-class country in everything. The moment we encourage second-rate, we are lost. आप देखिए, see the mentality.